प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से होली मनाई होगी। और अब राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की डेट भी बड़ी नज़दीक आ चली है, तो आप सभी को अब कमर कस के जुट जाना है। आज हम राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भरण पोषण। भरण पोषण को हम मेंटेनेंस भी कहते हैं, और अगर हम सही तरीके से जानें तो इसे कहेंगे हम आपराधिक विधि में भरण पोषण। आपराधिक विधि में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस इन क्रिमिनल लॉ, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम जानेंगे कि भरण पोषण के बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के अंदर है। सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 125 से 128 तक में भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ, मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि में लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है अपने बूढ़े माता पिता, संतान, पत्नी, इनके भरण पोषण करने का। पर लीगली जो लायबिलिटी है, कानूनन जो दायित्व डाला है, वो सीआरपीसी में 125 से 128 तक में प्रावधान किया गया है। अब हम सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 125 के बारे में। सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्या कहता है? सीआरपीसी के 125 धारा या सेक्शन में यह कहा है कि न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। तो आपसे पूछे एग्जामिनर कि न्यायालय भरण पोषण का आदेश सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत या तहत देता है, तो आप कहेंगे सेक्शन 125 या 125 के अंतर्गत। न्यायालय जो आदेश देगा वो आदेश परिस्थितियों को ध्यान में रख के देगा। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देगा। कितनी उसकी जीविकोपार्जन से प्राप्त आय है, कितना वो कमाता है, जिसके विरुद्ध मांग की गई है, उसकी परिस्थितियां देखेगा और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण की राशि तय करेगा। दूसरी बात यह है कि जो भरण पोषण की राशि है, भरण पोषण की राशि और जो कार्यवाहियों के खर्चे हैं जिनके लिए डिमांड की गई है, उनको दो तरीके से सेटल किया जाएगा। या तो ऐसे भरण पोषण की राशि आपस में बैठकर तय कर ली जाएगी जिसको एक मुश्त जिसका भुगतान कर दिया जाएगा, या न्यायालय इसके लिए
माहवार एक तिथि निर्धारित कर देगा और माहवार जो तिथि निर्धारित की जाएगी उस डेट तक जो है भरण पोषण की राशि का संदाय या भुगतान या पेमेंट कर दिया जाएगा। ये धारा 125 सीआरपीसी की बताती है। अब ये जो धारा है 125, इसके अंतर्गत कुछ उपधाराएं जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 125(1) के बारे में। धारा 125(1) ये बताती है कि भरण पोषण का हकदार कौन व्यक्ति होगा। ये बात हमको धारा 125(1) के अंतर्गत बताई गई है। तो इसमें बताया गया है ऐसे माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वो हकदार होंगे। दूसरा बताया है ऐसी अवयस्क संतान जो चाहे तो विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे वो धर्मज हो, चाहे अधर्मज हो, चाहे वो अधर्मज हो, जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है यानी असमर्थ है, वो हकदार होगी। तीसरा, ऐसी वयस्क संतान हकदार होगी जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत है और भरण पोषण करने में अपना असमर्थ है। वो भी हक रखती है अपने पिता से भरण पोषण पाने का। और ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसको भी जो है हक दिया गया है 125 के सब सेक्शन 1 में 125 की उपधारा 1 के अंतर्गत ये लोग भरण पोषण की डिमांड या मांग कर सकते हैं। यहां एक बात और है, ऐसी विवाहित पुत्री जो वयस्क हो या अवयस्क हो, जिसके पति के द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो वो अपने माता पिता से, जिसका पति उसके भरण पोषण में असमर्थ है, तो वो भी अपने माता पिता से भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। तो ये रही बात हकदार की कि कौन हक रखता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एक एक लाइन के क्वेश्चंस आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो 125(1) में हकदार व्यक्ति के बारे में बताया है। यहां पर मुस्लिम महिला के लिए अलग से प्रावधान होंगे। इद्दत की अवधि जब तक पूरी नहीं कर लेती पूर्व पति से भरण पोषण लेगी, उसके बाद वो अपने माता पिता संरक्षक से भरण पोषण लेगी, या उसकी संपत्ति को जो रखते हैं उनसे भरण पोषण लेगी। वो समर्थ नहीं है तो वक्फ बोर्ड से वो अपना भरण पोषण पाने की हकदार होगी। तो मुस्लिम विधि के अंदर कुछ अलग जो है बातें बताई गई हैं। अब हम जानते हैं 125(2) को। 125 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि भरण पोषण कब से दिया जाएगा, यानी भरण पोषण कब से दे होगा, इस बारे में ये बताता है। तो भरण पोषण या तो जिस दिन आवेदन किया उस आवेदन की तिथि से लागू हो जाएगा, या न्यायालय ने जो आदेश दिया है
उस आदेश की तिथि से भरण पोषण जो है दिया जाएगा। अब हम जानेंगे सेक्शन 125(3) को। न्यायालय ने आदेश दिया सेक्शन 125 में, धारा 125 में, और 125(3) ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आदेश को मानने में चूक कर दी है तो क्या होगा। तो जो व्यक्ति न्यायालय के आदेश को मानने में चूक करता है उसे 1 महीने का यानी 1 माह का कारावास दिया जाएगा। पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब कारावास के अंदर हूं, मैं कहां से भरण पोषण की राशि अदा करूं। ये कोई किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। एक बात और है यहां इसके संबंध में, जिस दिन वो व्यक्ति भुगतान कर देगा, 1 महीने से पहले अगर किसी भी दिन भुगतान कर देता है तो भुगतान की तिथि से उसे रिहा कर दिया जाएगा, यानी उसे छोड़ दिया जाएगा। यह प्रावधान 125(3) में है। अब हम जानेंगे 125(4) के बारे में। 125(4) हमको ये बताता है कि कौन पत्नी भरण पोषण की पाने की हकदार नहीं है। तो इसमें एक बात ये कही है, जब भी कोई मामला आएगा तो न्यायालय पत्नी से पृथक रहने का कारण पूछेगा, और अगर पत्नी अगर कोई पर्याप्त कारण नहीं बता पाती है और पर्याप्त कारण के बिना पृथक रहती है तो वो भरण पोषण लेने की हकदार नहीं होगी। दूसरा, दोनों ने आपस में सहमति कर ली है पृथक रहने की, दोनों की परस्पर सहमति से, तो भी पत्नी भरण पोषण लेने का हकदार नहीं रखती। 125(4) के अंदर यह भी कहा गया था कि जो पत्नी जारता में रह रही हो वो भी भरण पोषण लेने की हकदार नहीं है। जारता जो है वो एक अपराध माना जाता था, जिसको आईपीसी के सेक्शन 497 में बताया गया है और दंडनीय माना गया था। लेकिन यहां इस बिंदु को हम क्रॉस करेंगे। वर्तमान में वर्ष 2018 में इस सेक्शन में संशोधन करके ये कह दिया कि जारता अपराध नहीं है। यानी सीधी सरल भाषा में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा विवाहेतर संबंध यानी विवाह के बाहर के संबंध रिलेशन अपराध नहीं माने जाएंगे। तो 125(4) का ये तीसरा बिंदु जो है 2008 में सेक्शन 497 एडल्ट्री या जारता को जो है हटा दिया गया है। अब वर्तमान में इनको अपराध नहीं माना जाता है। अब हम जानेंगे धारा या सेक्शन 126 के बारे में। 126 हमको प्रक्रिया बताता है और 126 में ये बताया है कि वाद या डिमांड या मांग किस न्यायालय में की जाएगी। तो उस न्यायालय में की जाएगी जहां ये निवास करते हैं, जहां कारोबार करते हैं दोनों, या जहां ये वाद उत्पन्न हुआ हो। वाद है तुक
उत्पन्न हुआ हो, उस जिले के जिला न्यायालय में जो है ऐसा डिमांड भरण पोषण का किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं सेक्शन 127 या 127। धारा 127 कहता है कि न्यायालय ने जो भरण पोषण का आदेश दिया है, तो न्यायालय धारा 127 के अंदर भरण पोषण में परिवर्तन कर सकता है, या हम कहें धारा 127 भत्तों में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? वो घटा सकता है, वो बढ़ा सकता है, अथवा वो रद्द कर सकता है। ये सारी बातें परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाएंगी। किसी की इनकम बढ़ गई, किसी की नौकरी लग गई, ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो बढ़ा दिया जाएगा। किसी की परिस्थितियां बदल गई, नौकरी छूट गई, एक्सीडेंट हो गया तो घटा दिया जाएगा। किसी महिला ने पुनर्विवाह कर लिया तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, या महिला स्वतः परस्पर सहमति से छोड़ रही है तो भी रद्द कर दिया जाएगा। अब हम जानेंगे सेक्शन 128 सीआरपीसी का सेक्शन 128। ये कहता है कि आदेश का प्रवर्तन किया जाएगा। तो आदेश के प्रवर्तन से मतलब है कि न्यायालय आदेश देगा, तामील होगी उसकी, और तामील होने के बाद एक एक कॉपी आदेश की निःशुल्क दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उसको दी जाएगी जिसने मांग की है, उसको दी जाएगी जिससे जो है पालना करवानी है, यानी जिससे मांग की गई है, उसको एक एक कॉपी आदेश की दी जाएगी और उसका प्रवर्तन होगा। ये धारा 128 कहती है मेंटेनेंस लॉ के अंतर्गत, यानी आपराधिक विधि में भरण पोषण। आपको इसी तरह से इसको याद रखना है, ज़्यादा आपको गहन अध्ययन नहीं करना है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। आपके सभी प्रश्न इस टॉपिक से जो भी आएंगे वो आपके यहीं से इन्हीं बातों से क्लियर हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कानून और विज्ञान से संबंधित नई नई जानकारियां, अपडेट्स, दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें, आपकी सुरक्षा से संबंधित बातें, आपके अधिकार हक से संबंधित बातें आप जानते रहें और मजबूत होते रहें, पावर लेते रहें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, आपके सिलेबस पर आधारित होगा, वहां से भी प्रश्न आने की संभावना होगी क्योंकि करंट का टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।